हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 25 जनवरी और है वेडनेसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। और गाइस आप मेरा सेकंड चैनल एफजेड यूपीएससी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, अभी जो हिस्ट्री है उसके टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है और वहाँ पर अभी क्या चल रही है, मुगल्स चल रहा है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से आप हिस्ट्री ईजिली पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर आज एक ही आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और सेकंड आर्टिकल्स में ये हमने आर्टिकल बहुत बार डिस्कस किया है। ये आर्टिकल बेसिकली वही है कि कोलिजियम सिस्टम को लेकर और जो गवर्नमेंट के बीच में विवाद सा चल रहा है एनजेएसी को लेकर, ये आर्टिकल वही है, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। ये इकलौता आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल है कि अभी कल क्या हुआ था, अभी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी के अंदर ये बताया था कि जो भी सेक्सुअल हरासमेंट्स वगैरह देखने को मिलती है रेसलर के अगेंस्ट, उनमें एक कमेटी बनाई गई, वो उसकी छानबीन करेगी। लेकिन जो ये कमेटी बनाई गई उसके लीडर कह रहे हैं कि हमारे से अभी कंसल्टेशन नहीं हुआ, कंसल्टेशन इसकी कमी दिखने को मिली है। जो एक इंक्वायरी पैनल बनाया गया है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिर रेसलर इस चीज़ को लेकर। अब एक दिन बाद जब यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है हमारे अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक कमेटी को सेटअप किया, 5 मेंबर ओवरसाइट ये कमेटी है जो इन्वेस्टिगेशन करेगी सेक्सुअल हरासमेंट्स चार्जेस जो हो रहे हैं रेसलिंग फेडरेशंस के अगेंस्ट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट्स ब्रिजभूषण शरण सिंह ने द रेसलर जिसने लेड करा था प्रोटेस्ट ऑन ट्यूसडे, ये एक्सप्रेस किया था कि डिसअपॉइंटमेंट ओवर द सेटिंग अप ऑफ एन कमेटी विदाउट ए कंसल्टिंग दैम। मतलब उनके लीडर जो हैं उसने ही कहा कि हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं दिया गया और जब अपॉइंट किया गया तो हमसे कोई बात नहीं हुई और इस कमेटी को बना दिया गया। 3 प्रोमिनेंट रेसलर जो हैं आप सभी ने जानते होंगे, बजरंग पूनिया हो गई, विनेश फोगाट हो गई और साक्षी मलिक हो गई। उन्होंने भी ये ट्वीट्स किया है। उन्होंने कहा है कि उनसे कोई भी कंसल्टेशन नहीं लिया गया जब इस कमेटी को सेटअप किया गया, जबकि उन्हें इसका लीडर बना दिया गया। हाँ, ये उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अमित शाह को उन्होंने ट्वीट किया है और नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट किया है। और उन्होंने कहा है कि हमें एश्योर्ड किया जाए कि उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और मिस्टर ठाकुर को। पूनिया ने कहा है कि जो फ़ोन है दैट द चार्ज अगेंस्ट द WFI प्रेसिडेंट वर सेंसिटिव मैटर, वो क्या था, जो चार्ज लगे थे उनको लेकर ये सेंसिटिव मैटर था, आपको कमेटी नहीं बनानी चाहिए। एंड दे हैड एन सर्टेन सजेशन, फिर उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए हैं इस कमेटी को लेकर, टू मेक बिफोर द सेटिंग अप ऑफ इन कमेटी, मतलब कमेटी के बनाने से पहले आप ये सजेशन लें हमारे। और फिर उन्होंने कहा है कि इनको ऐड किया जाए और इनको सब्जेक्शन में लाया जाए। रेसलर वुड टेक अप ए मैटर विद द स्पोर्ट्स मिनिस्टर सैड मिस्टर पूनिया, मतलब जो रेसलर हैं उनको सिर्फ मैटर मानना चाहिए किस चीज़ का, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, जो मिस्टर पूनिया जी ने कहा है। एडिंग दैट द फाइंडिंग्स ऑफ द कमेटी वुड बी एक्सेप्टेबल दैम, मतलब ये जो कमेटी है उनके लिए एक्सेप्टेबल होगी अगर उनके सजेशन को कंसीडर किया जाए, और नहीं किया जाएगा तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ओलंपिक मेडलिस्ट ने कहा है हाउएवर रिफ्यूज टू मेक द सजेशन। Headed by Olympic medalist boxer MC Mary Kom, the committee comprise Olympic medalist रेसलर योगेश्वर दत्त। मतलब इस कमेटी के अंदर आपको ये लीडर देखने को मिल जाएंगे, एक तो मैरी कॉम होगी और कौन से होंगे, जो कमेटी कॉम्प्रेस ओलंपिक्स मेडलिस्ट रेसलर योगेश्वर दत्त होंगे, जिन्हें हम शटलर द्रौपदी मर्गुमुडा भी बोलते हैं। फॉर्मल टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम्स CEO कमांडर राजेश राजा गोपालन और फॉर्मल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो टीम ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है रचीजा, वो भी होगी राधिका सरेमन। राधिका सरेमन भी क्या है, इसकी लीडर देखने को मिल जाएगी। तो यही इशू था कि उनसे अभी सजेशन नहीं लिया गया जबकि इस कमेटी को बना दिया गया। ये आर्टिकल आगे भी आएगा, इस आर्टिकलों को हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 4th पेज पर दिया गया है और 4th पेज पर आज 2 आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल तो ये है, इसका सिर्फ हमें इशू जानना है, और ये एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या जानना है, ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। तो चलिए पहले इस आर्टिकल को देख लेते हैं। अभी क्या हुई है, जो PM नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं,
उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है। उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर प्रोटेस्ट सा हो रहा है, और प्रोटेस्ट भी कहाँ हो रहा है, जैसे JNU कैंपस में। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो अपोजिशन पार्टीज़ की स्टूडेंट आउटफिट्स है, उन्होंने फर्स्ट एपिसोड देखा BBC पर जो द मोदी क्वेश्चंस का अक्रॉस केरला टू लॉन्च प्रोटेस्ट, फिर उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी देखने को मिली। ए सिमिलर अटेम्प्ट एट दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ में भी देखने को मिला। प्रिवेंटेड बाय अथॉरिटीज़ लीडिंग टू द ग्रुप वीविंग ऑन पर्सनल डिवाइसेस, मतलब वो अपनी पर्सनल डिवाइसेस पे इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन उसके बीच में भी अपोजिशन पार्टीज़ का इसके बीच में क्या देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से क्या देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट सा देखने को मिल रहा है। तो ये आर्टिकल फिर भी जब ये आर्टिकल नेक्स्ट आएगा तो हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इसका ये इशू था कि आपको जाननी है क्या, एक डॉक्यूमेंट्री बनी है द मोदी क्वेश्चन, वो BBC पे उसका फर्स्ट एपिसोड आया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल इससे राइट में जो दिया गया है आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि मास मॉर्टलिटी देखने को मिली है, मास मॉर्टिलिटी देखने को मिली है ऑलवे जो हमारे रिडले टर्टल है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये कंसर्न हो रहा है, मतलब जो कोस्ट लाइन है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर जब जो पानी है, पानी जब आता है तो वो क्या करता है, जो टर्टल हैं हमारे, जो कछुए जो हैं, उनको बहा के ले जाता है। तो हंड्रेड्स ऑफ वल्नरेबल ऑलिव रिडलर टर्टल जो हैं वो वॉश्ड, मतलब वो पानी से पूरी तरीके से वॉश हो गए, अशोर अलोंग द कोस्ट लाइन बिटवीन ककीनेदा एंड अंतरावड़ी इन गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सब आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है, गोदावरी रीजन में। जब हमारा एनुअल ब्रीडिंग सीजन चल रहा है ईस्ट कोस्ट पर, जो ये कछुओं का इस टाइम पे क्या है, ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, उस टाइम पे ये सब देखने को मिला है, मतलब उन्हें वॉश अप सा देखने को मिला है नदी के द्वारा। अब हमने इशू जान लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, वो है ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में। तो चलिए इनके बारे में पहले जान लेते हैं। ऑलिव रिडल टर्टल ये हैं क्या, तो ऑलिव रिडल टर्टल ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबेंडेंट हैं सी टर्टल्स के, जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ये टर्टल क्या है, हमारे कॉर्निवोरस है, और इनका नाम मिला है इन्हें ऑलवी कलर्ड कैरापेस से। ये जाने जाते हैं यूनिक मास नेस्टिंग के लिए, जिसे हम एरिबाडा बोलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स एक साथ आती हैं ऑन सेम बीज टू लेग एग्स, अंडे देने के लिए। अब इनका हैबिटेट क्या है, तो ये फाउंड होते हैं वार्म वाटर में, मतलब ये गर्म पानी में रहते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन में भी। ओडिशा के घरी माता जो मैराइन सेंचुरी है, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोकरी कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ सी टर्टल है। मतलब सबसे ज़्यादा आपको टर्टल कहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो ओडिशा की गहीर माता मैराइन सेंचुरी है। अब जो उनका प्रोटेक्शन स्टेटस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। उनका प्रोटेक्शन स्टेटस देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 कहता है, उसके शेड्यूल 1 में आते हैं। और IUCN रेड लिस्ट में किस में आते हैं, वल्नरेबल में आते हैं। मतलब अभी ज़्यादा ये इन पर एंडेंजर नहीं है, मतलब इनका ज़्यादा अभी इनकी क्या है, अभी इनकी संख्या है। और साइट्स में किस में आते हैं, साइट्स में आते हैं अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। बेसिकली IUCN क्या है, ये एक एजेंसी है जो कि बताती है कि किस तरीके से हमारे स्पीसीज़ का जो स्पीसीज़ की संख्या है वो रह रही है, मतलब उनके किस तरीके से बचाया जाए। अब इनको लेकर थ्रेट्स क्या हैं, तो ह्यूमन कंजप्शन होता है इसका, एक्सटेंसिवली पोज्ड होते हैं, मतलब इनकी क्या होती है, कमर्शियल इनकी स्मगलिंग होती है, इनको बेचा जाता है इनके मीट के लिए, इनकी शेल के लिए, इनके लेदर के लिए और इनके एग्स के लिए। मैराइन पॉल्यूशन एंड वेस्ट की बात करें तो इंक्रीज डेब्रिस देखने को मिलता है प्लास्टिक से, जिससे इनकी मौत हो जाती है। फिशिंग नेट्स की वजह से इनकी ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं ये। और डिस्कार्डेड नेट्स, पॉलीथीन और अदर गार्बेज डंपिंग बाय टूरिस्ट एंड फिशिंग वर्कर्स, ये सब इन्हें क्या करता है, पूरी तरीके से थ्रेट करता है। फिशिंग ट्रॉलर्स जो है एक टेक्निक है, जिसकी वजह से भी इनका क्या देखने को मिलता है, इनका डिक्लेरेशन देखने को मिलता है, इनकी डिक्लाइन देखने को मिलती है। अब इंडिया ने इनको बचाने के लिए क्या क्या कर रखा है, कौन कौन से इनिशिएटिव चला रखे हैं। तो सबसे पहला इनिशिएटिव है ऑपरेशन ओलिविया। तो हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड्स ऑपरेशन ओलिविया चलाते हैं, जो इनिशिएट हुआ था सबसे पहले 1980s में, जिसका मतलब था कि वो प्रोटेक्ट करेगा ऑलिव रिडले जो हमारे टर्टल हैं, और कांग्रेट करेगा उन्हें ओडिशा के कोस्ट पर ब्रीडिंग के लिए और उनकी नेस्टिंग के लिए नवंबर टू दिसंबर। ये इंटरस्पेक्ट करेगा अनलॉफुल ट्रैवलिंग एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं इनके अगेंस्ट, उस चीज़ को भी ये देखेगा। मैंडेटरी यूज ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस बनाई गई TED, जो रिड्यूस करेगा एक्सीडेंटल जो किलिंग हो रही है इंडिया के अंदर इनकी। और ओडिशा गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया फॉर ट्रॉल्स टू यूज़ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस, मतलब ऐसी डिवाइसेस को यूज़ किया जाए जो कि नेट से भी क्या हो, टर्टल्स को नुकसान ना पहुँचे। एक नेट स्पेशली डिज़ाइन की गई, एक एग्जिट कवर है उसके अंदर
फिर अलाउ किया गया टर्टल को कि वो एस्केप कर सकें अगर वो उस नेट के अंदर फंस जाएं। तो अब हमने ओले रिडल टर्टल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल है और 6 पेज पर दिए गए। आज 2 एडिटोरियल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले इस एडिटोरियल को देख लेते हैं। अब ये एडिटोरियल क्या है, एक आर्टिकल से लिया गया है और आर्टिकल कल आया था। क्योंकि गाइस क्या हुआ है, जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ पीस करना चाहते हैं और इंडिया के साथ हम पूरी तरीके से पीसफुली रहना चाहते हैं। तो ये आर्टिकल में बताया है कि इंडिया को भी पाकिस्तान के साथ पीस करनी चाहिए। इंडिया इंगेज होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। अगर वो आ रहा है अपने रिलेशंस को फॉरवर्ड, वो मतलब आगे बढ़ रहा है अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए, तो इंडिया को भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर एटर्नली रफ रोड ऑफ इंडिया पाकिस्तान टाइज, मतलब शुरू से आप देखने को मिल जाएगा कि जो पार्टीशन के बाद है वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या हुए हैं, 3 वार्स भी हुए हैं। एक तो 1971 का वार हुआ था, एक हुआ था 1965 का वार और एक हुआ था 1999 का वार, वो था कारगिल वॉर। मतलब इतने अच्छे रिलेशन इंडिया पाकिस्तान के नहीं है। लेकिन उस टाइम पे, अब इस टाइम पे क्या कर रहा है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि एक्साइटमेंट हो और सीनिज़म देखने को मिले, मतलब हम पीसफुली इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। उनका काम है कि उन्होंने यूएई चैनल पर इंटरव्यू दिया था उस चीज़ को लेकर और पाकिस्तान को कहा था कि वो लेसन ले, मतलब जो 3 वार इंडिया से उसने लड़ाई ना, उस चीज़ से वो लेसन ले। इंडिया के साथ वो पीस के साथ रहना चाहते हैं और एबल करना चाहते हैं, अपने जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिजोल्व करना चाहते हैं। जैसे बर्निंग पॉइंट कश्मीर का बर्निंग पॉइंट है, पीओके वाला बर्निंग पॉइंट है, न्यू दिल्ली के अंदर क्लचिंग इट एंड स्ट्रॉस एट टाइम व्हेन हिज कंट्री इन टर्मल पॉलिटिकल मिस्टर शरीफ हैज़ टू फेस इलेक्शंस लेटर दिस ईयर, मतलब इस साल के बाद क्या होंगे, उनके इलेक्शन होंगे। एंड कंटिन्यूस टू बी चैलेंज बाय अपोजिशन लेड बाय फॉर्मर लीडर इमरान खान, मतलब वहाँ पर क्या देखने को मिला कि इमरान खान जो हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, वो पूरी तरीके से उन्हें क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से चैलेंज कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। लेकिन इकोनॉमिकली बात करें तो पाकिस्तान इमिनेंट डेंजर में इस टाइम में, मतलब उसके ऊपर बहुत कर्जा हुआ रखा है। एंड इज़ बीइंग हेल्ड टुगेदर बाय अश्योरेंस ऑफ इन सपोर्ट्स फ्रॉम यूएई, सऊदी अरबिया और चाइना से वो क्या चाहता है, सपोर्ट चाहता है। और उसे होप्स है कि वो आईएमएफ इंडियन मॉनिटर जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, बैलेट पैकेज है, वो उसके साथ आएगा, उसको अडॉप्शन करेगा मोर किस चीज़ में, ऑस्टेरिटीज़ मेजर्स में। अब ये आर्टिकल भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में ऑथर्स ने बताया है जो डिसेबिलिटीज़ जो पर्सन चिल्ड्रंस देखने को मिलते हैं स्कूल्स के अंदर, उनको लेकर हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए और हमें अपने स्कूल्स को डेवलप करना चाहिए बिना बैरियर्स के। चिल्ड्रंस जो डिसेबिलिटीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं CWD, उनके डिफ़िकल्ट टास्क है उनके लिए कि वो हायर केयर की ज़रूरत है उन्हें, और उनको ज़रूरत है कि वो कंप्लीट एक्शन में लिए जाए हायर केयर। ये एक्शन एक टफ़र है स्कूल्स के लिए जो एक्सेसिबल नहीं है, स्पेस एंड गाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है उनका, उनकी सेफ्टी के लिए। यूनेस्को 2019 की रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर मेंशन किया था जो हमारे चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं 1.7% ऑफ टोटल चाइल्ड पॉपुलेशंस इन इंडिया, मतलब 1.7% जो है हमारे अगर इंडिया की बात करें तो जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनमें 1.7% हमारे क्या हैं, डिसेबिलिटीज़ चिल्ड्रंस हैं। सेंसस 2011 की अगर देखें, और वो फेस कर रहे हैं फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल, सोशियो इकोनॉमिक एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स फ्रॉम एन अर्ली एज, मतलब उनका ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। जैसे अपने टीचर से बात करें, फिजिकल से और इंस्टीट्यूशनल, इनका सोशियो इकोनॉमिक और कम्युनिकेशन बैरियर देखने को मिलता है उनका अर्ली एज से। मोर देन 70% ऑफ 5 ईयर्स ओल्ड जो हैं, मतलब 70% से ज़्यादा जो 5 साल से ज़्यादा के हैं विद डिसेबिलिटीज़, जिनके साथ डिसेबिलिटीज़ हैं कुछ इंडिया के अंदर, अटेंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो कभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब कोई भी स्कूल अटेंड ही नहीं कर पाते, रिपोर्ट ने बताया था। मैनी CWD जो हैं हमारे चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज़, वो ड्रॉप आउट कर देते हैं स्कूल से जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं। और इनको लेकर बैरियर्स की एक्सेसिबिलिटीज़ क्या हैं, तो सेवियर बैरियर्स हैं उनके लिए जो पार्टिसिपेशन के लिए किनकी, CWG
एक्सेसिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जैसे इनएक्सेसिबल स्कूल बस, मतलब उनके लिए एक स्कूल बस की इनएक्सेसिबिलिटी है, मतलब रीच नहीं है उन तक स्कूल बसेस की। इनएक्सेसिबल फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स में, जैसे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है, कैंटीन्स और टॉयलेट्स उनके लिए अच्छे नहीं हैं, और इन अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम में उनके जैसा नहीं है जैसा उन्हें चाहिए। अनकम्फर्टेबल्स उनके लिए सीटिंग्स देखने को मिल जाएगी। स्लिपरी फ्लोरिंग्स, मतलब जब वो चलते हैं तो उनके लिए क्या है, चिकना फर्श है जिसकी वजह से उन पर ज़्यादा अच्छा उनसे चला नहीं जाता, तो स्लिपरी फ्लोरिंग है उसके लिए। और लो इल्यूमिनेशन है। मिस इन्फॉर्म्ड एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन अमंग पेरेंट्स, टीचर्स, स्टाफ्स एंड कम्युनिटीज़ फर्दर्स इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रंस इमोशनल डेवलपमेंट। तो ये बताया कि अगर अच्छा परसेप्शन नहीं देखने को मिल जाएगा किसके बीच में, पेरेंट्स के, टीचर्स के, स्टाफ के, कम्युनिटीज़ में, तो अच्छा इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा बच्चों के बीच में। और हमारा आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सबके पास राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, जो 2009 से आया है। ये आउटलाइन करता है कि फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशन का हर बच्चे पे, एंड राइट टू हैव ए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है फॉर चिल्ड्रंस एज 6 to 14 ईयर्स। सर्व शिक्षा अभियान जो अडॉप्ट करता है एक जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, एम्फेसिस करता है एवरी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सब चिल्ड्रंस को एक स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ काइंड, मतलब उसमें कोई डिसेबिलिटीज़ नहीं देखी जाएगी कि वो डिसेबिलिड है या फिट है। कैटेगरी एंड डिग्री ऑफ डिसेबिलिटीज़, मतलब ये कैटेगरी में नहीं बांटा गया है, सबको क्या है, फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि सबको एजुकेशन का राइट है। अब इंक्लूसिविटीज़, मतलब हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे डेवलपिंग इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल स्कूल्स विल नॉट ओनली चैलेंज परसेप्शन अबाउट CWC, मतलब अगर हम एक्सेसिबल बना देंगे स्कूल्स को भी, लेकिन उस चीज़ को चैलेंजिंग ख़त्म नहीं होगी CWD को लेकर। एंड एसोसिएटेड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनको लेकर भेदभाव सा थोड़ा ख़त्म नहीं होगा, बट ऑल्सो हेल्प इन एक्चुअलाइजिंग द जीरो रिजेक्शन पॉलिसी इन स्कूल्स। हम इसके नज़दीक तक पहुंच सकते हैं कि हमको ज़ीरो रिजेक्शन मिले उनका, बिल्कुल, मतलब उनको किसी भी चीज़ में बिल्कुल कम ना समझा जाए। ए मल्टी प्रोनस पार्टिसिपेटरी अप्रोच होना चाहिए हमारा, एक एनेबलिंग इन्वायरमेंट दें हम उन्हें, एम्पावरमेंट करें उनको फ्यूचर सिटीजन्स को लेकर, और इंश्योर करें उनके स्टेक होल्डर को, स्कूल्स इन इकोसिस्टम्स जो वर्क करे कलेक्टिवली टुवर्ड्स प्रमोटिंग एक्सेसिबिलिटीज़ इन एन इंक्लूशन इन स्कूल्स। अब हमने ये आर्टिकल भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है, और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे केन बेटवा जो हमारा रिवर लिंक प्रोजेक्ट है उसके बारे में। अब क्या क्या उसके अंदर कमी देखने को मिली है केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें ये बताया गया। अब देख लेते हैं इस इशू को। तो जनवरी 18 में एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ए केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट को की 3rd मीटिंग हुई न्यू दिल्ली के अंदर, और उसको चेयर किया गया सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसको रिट्रेट किया गया दैट द जो KBLP है हमारा, उसको फ्लैगशिप दी गई प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, और इसको क्रिटिकल वाटर सिक्योरिटी के अंदर लाया गया। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन, मतलब ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है क्या, तो लिंक विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए कैनल, ये कैनल बनाई गई है दोनों नदी के बीच में जो इनके पानी को कनेक्ट करेगी, और फीड होगा वो उसका पानी न्यू दोधान्स डैम के ऊपर ऑन द केन, जो बिल्ड होगा विद इन द पन्ना टाइगर रिजर्व्स, वो पन्ना टाइगर रिजर्व्स के अंदर वो बिल्ड होगा। एक नेशनल गवर्नमेंट ने कहा है कि डैम जनरेट करेगा 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। लिंकेज कैनल जो है वो फ्लो होगा थ्रू छतरपुर, टीकमगढ़ एंड झांसी डिस्ट्रिक्ट विद द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू इरीगेट 6.3 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड एवरी ईयर। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि हम लिंकेज क्यों करते हैं किसी भी रिवर को, दो रिवर को हम लिंकेज क्यों करते हैं। तो बेसिकली इसका अगर सिंपल भाषा में देखें तो हम लिंकेज इसलिए करते हैं कि अगर एक नदी है और उसमें पानी ख़त्म हो रहा है और उसके रीजन्स के लिए उसका पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम दूसरी नदी जिसमें पानी भरा पड़ा है, मतलब उसमें पानी खूब फ्लो हो रहा है, उसमें पानी क्या है पूरी तरीके से है, तो उसको हम उस नदी से कनेक्ट कर देंगे, लिंक कर देंगे जिसके अंदर पानी कम है, जिससे जो रीजन है जहाँ पर पानी कम है जिस नदी का, वहाँ पर अच्छी क्या हो जाएगी, फर्टाइल लैंड बन जाएगी। वहाँ पर अच्छा क्या हो जाएगा पूरी तरीके से, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो लाइफ्स है वो अच्छी हो सकती है। और वहाँ पर एक इसको लेकर तो बनाया जा रहा है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है, जिससे हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। अब क्लियरेंस KBLP को मिली या नहीं मिली, तो इंडिया ने अनेक्ट किया है एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972,
एक क्रिटिकल जंक्शन है। ये जंक्शन बनाया गया है जब वाइल्ड लाइफ वाज इन पैरल। की प्रोविजंस जो थे इस एक्ट के सेक्शन 18 एंड 35 वो रिलेट करते हैं। एक एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंस बनाया जाएगा वाइल्ड लाइफ को और सेंचुरीज के लिए नेशनल पार्क के लिए। सेक्शन 29 और 35(6) रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होगी बिना अप्रूवल के इन एरियाज में। अब लीगलिटी को लेकर क्या क्वेश्चन है, तो दे आर सिग्निफिकेंट लीगल प्रॉब्लम्स हैं अगर अप्रूवल मिले KBLP को। और ऐसी कि ये स्टेट करता है कि अप्रूवल जो मिलेगा स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ टू केन बेटवालिंग प्रोजेक्ट, वो अभी तक हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड टू बी नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड बेटर मैनेजमेंट। मतलब वो अभी इतना अप्रूव नहीं हुआ है कि उसके अंदर इतना इम्प्रूवमेंट, उसके अंदर बेटर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ जो प्रोवाइडेड है सेक्शन 35 ऑफ 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी आर्टिकल भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।